हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मिनल महेश्वरी। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2, चैप्टर 2 बोल सकते हैं अगर रिडक्शन के बाद के अकॉर्डिंग देखें, वरना चैप्टर 3 था क्लास 10th हिस्ट्री का। जब असहयोग आंदोलन ख़त्म हुआ था तब तक मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया है, तो अगर वो नहीं देखी है तो जाके देख लो। उसके आगे मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो असहयोग आंदोलन जब ख़त्म हो गया, बंद करना पड़ा गांधी जी को चौरा चौरी कांड की वजह से, तो उन्होंने कांग्रेस के मुख्य नेताओं ने सोचा कि 1919 भारत सरकार एक्ट के तहत क्या कर सकते थे, परिषद चुनाव में लड़ सकते थे। तो कांग्रेस के नेताओं ने सोचा कि अगर हम परिषद चुनाव में जीतते हैं तो उन्हें एक पावर मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, और शक्ति मिल जाएगी तो हम भारत के सुधार हेतु कुछ कार्य कर पाएंगे। ब्रिटिश के विरोध में, जो ब्रिटिश कुछ भी हमें थोप देते हैं उसका विरोध कर सकेंगे। तो जो ये पार्टी थी उसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज का मतलब अपना राज, लोकतांत्रिक राज हो, हमारा देश हो, कोई ब्रिटिश सरकार जैसी कोई ताकत ना आकर हम पे कब्जा करे। तो स्वराज पार्टी के मेन जो थे CR दास थे, प्लस मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता। दो लोगों ने इस पार्टी को बनाया। इस पार्टी के लिए उन्हें ही ये चीज़, उनका ही दिमाग था कि शक्ति मिल जाएगी तो काम कुछ और भी कर सकते। 1920 के दशक में जो चीज़ें थी वो बहुत बदलने लगी। नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में चीज़ें चेंज होने लगी। जैसे कि विश्व भर की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत तेज़ी से गिरने लगी। 1926 में फसल के दाम गिर गए, बहुत ज़्यादा गिर गए कह सकते हैं, और ये दाम जाके 1930 के बाद उठे हैं। तो तब तक 4-5 साल का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है किसानों के लिए, आम जनता के लिए। मांग क्यों कम हो गए दाम? क्योंकि मांग और निर्यात दोनों ही कम हो गए थे। ना भारत में मांग थी, ना विदेश जा रहा था। तो सब तरीके से किसानों पर जो एक बहुत बड़ी मार पड़ रही थी। फसल बेचना कठिन हो गया था। फसल कठिन है बेचना तो राजस्व चुकाना तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो रियायत दे नहीं रही थी, सरकार को राजस्व से मतलब था। फसल खराब होती है, फसल नहीं बिकती है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब चल ही रहा था कि एक नया चीज़ आ गया, साइमन संगठन। साइमन संगठन क्या था? तो इसके मुख्य जो थे वो सर जॉन साइमन थे। इसी पर साइमन संगठन का नाम रखा गया था। सर जॉन साइमन द्वारा क्या कार्य करना था कि भारत के संविधान की कार्य को उनको जांचना था। भारत के संविधान आगे लिख लेना, मैं केवल कार्य लिख रही हूँ। और बदलाव के सुझाव देने थे। अब ये बदलाव के सुझाव ना भारत सरकार से इसका कोई लेना देना था, सब कुछ ब्रिटिश सरकार करती। इसमें जो भी संविधान, उस टाइम का संविधान था, आज के टाइम का संविधान की बात नहीं हो रही है, तो उसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें साइमन संगठन द्वारा देखी जाती। और वो ब्रिटिश सरकार को जाकर ब्रिटिश में बताते, ब्रिटेन में, कि आपको ये करना चाहिए, और तब हमारे संविधान को बदला जाता कुछ और अच्छे तरीके जोड़ के। उनके अकॉर्डिंग वो अच्छे होते, हमारे अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ से सभी पार्टी जो थी, छोटी छोटी पार्टी, सब एकजुट हो गई और इसको एक सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा पता नहीं, साइमन वापस जाओ, एक बोलने को कह दिया कि हर जगह नारे दे दिए गए कि साइमन वापस जाओ, यानी कि ये साइमन संगठन वापस जाओ, हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से संविधान बिगड़ा ही हुआ था हमारे अकॉर्डिंग। जो नॉर्मल आम जनता की मूल सुविधाएं थी वो सब नहीं अवेलेबल थी। तो हर वर्ग में, हर पार्टी में उनके खिलाफ, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा ही विरोध था। तो इसलिए साइमन वापस जाओ यहाँ से आ गया। अब उस टाइम के जो वायसराय थे, लॉर्ड इरविन नाम था जिनका, उन्होंने ऑफर्स देने स्टार्ट कर दिए, लुभाना स्टार्ट कर दिया। अब लुभाना किसको पड़ा? उनको, मेन कांग्रेस सरकार को, क्योंकि उस टाइम की मेन सरकार वो थी। लेकिन क्या हुआ, लुभाने वाले ऑफर दिए जिससे कि भारत में आंदोलन बंद हो जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार अपने पे टिकी थी और वो उससे खुश नहीं थी। अब खुश नहीं थी, उन्हें क्या चाहिए थी? पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज।
लाहौर 1929, ये अगेन एक मानचित्र का कार्य है, एक 2 नंबर देखे जाएगा ये। लाहौर अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1929 में ये हुआ था। कौन थे? JLN मुख्य इसके प्रमुख अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू जी। वहाँ पे इसका थॉट आया पूर्ण स्वराज का, और वहाँ से इन्हें क्या था कि आंदोलन कुछ भी हो जाए नहीं रुकेगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन सारे कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो नेतृत्व करता थे। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज इन्होंने अपनी तरफ से तो अनाउंस कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार अभी तक गई नहीं थी। इन्होंने अनाउंस कर दिया, तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और यही वजह है, जब हमारा बन गया, जब संविधान तैयार हो गया था, तो उसको 26 जनवरी को ही 1950 में उसे लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी एक बहुत भारतीय इतिहास में एक अच्छी डेट मानी जाती थी, इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया था भारत का संविधान। तो एक ये केवल फैक्ट है, मैंने बता दिया ऐसे ही, कहीं उसमें नहीं है बुक में। अब लड़ाई हेतु गांधी जी ने क्या किया? वायसराय को एक चिट्ठी लिखी कि अगर आप इतने तारीख तक, यानी कि मार्च तक अगर आप हमारी ये मांगे नहीं पूरी करेंगे तो हम कुछ बड़ा कर देंगे। अब वो क्या बड़ा होगा अभी हम देखेंगे। उसमें 11 मांगे थी, एक चिट्ठी लिखी जिसमें 11 मांगे थी गांधी जी द्वारा, MG जिसे मैं लिख देती हूँ, महात्मा गांधी द्वारा। ये कब लिखी गई थी? 31 जनवरी 1930, यानी कि इसके 5 दिन बाद लगभग लिखी गई थी। अब इसमें क्या था कि 11 मार्च तक अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो हम बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे एक नया आंदोलन, पहले था असहयोग आंदोलन, अब आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया जाएगा, इसकी भी लंबी सी कहानी हमें पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा जो मांग था वो थी नमक पर कर हटाने की, क्योंकि गांधी जी की ऐसी सोच थी कि नमक हर घर में, अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, भारत के हर घर में यूज़ होता है, तो इस पर कर नहीं लगना चाहिए। और उसके एक और कहानी है कि नमक बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया जाता था सरकार द्वारा। सरकार का एकाधिकार था, केवल सरकार नमक बना सकती थी। तो अब जब लोगों को नॉर्मल नमक मिल जाता तो सरकार उस चीज़ को, उस स्रोत को ख़त्म कर देती, तो उससे रुपए भी भारत का लगे और भारत के संसाधन को नष्ट करने के लिए। तो गांधी जी का थॉट बहुत अलग सा था। उनकी सबसे प्रमुख मांग यही थी 11 मांगों में, एक मांग बहुत बड़ी, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार अपना ही जलवा दिखाती है, तो उसने ऐसा कुछ नहीं माना। अब नहीं मानी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया गया। अब नमक के लिए क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो चालू है, नमक के लिए एक यात्रा निकाली, नमक यात्रा, जिसे सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं। अब इसे देख, नमक यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई, कितनी हुई? तो नमक यात्रा, उनका जो आश्रम था महात्मा गांधी का, साबरमती आश्रम, सबने सुना होगा। साबरमती आश्रम से दांडी, गुजरात का ही पार्ट है दांडी, वहाँ तक गई थी। और इसीलिए दांडी तक गई थी, इसलिए इसे दांडी मार्च भी कहते हैं, दांडी यात्रा या मार्च। अगर नमक यात्रा की जगह दांडी आए, तो दांडी क्योंकि आने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दांडी यात्रा क्या है, दांडी मार्च क्या है। तो दांडी तक गई थी। 240 मील की ये यात्रा थी टोटल। इसे स्टार्ट केवल 70 स्वयंसेवी, जो उनके बहुत विश्वास वाले थे महात्मा गांधी के, उन्होंने साथ में 70 लोग केवल स्टार्ट किया था। 24 दिन में ये पूरा दांडी तक पहुंच पाए थे, यानी कि लगभग 10 मील पर डे चलते थे। बहुत ज़्यादा हो गया 10 मील, आज का इंसान थोड़ा मुश्किल है। और जहाँ भी महात्मा गांधी जाते वहाँ हज़ारों लोग उन्हें सुनने आते, उनके थॉट को जानने आते, क्योंकि उनके लिए बहुत सम्मान था लोगों के मन में। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती हर जगह पे, मतलब डेली का कम से कम वो कुछ टाइम तो इसी में देते थे, कहीं रुकते और वहाँ पे इकट्ठे होके लोगों को स्पीच देते, कह सकते हैं। अब वहाँ से इनको जो स्वराज का मतलब बताते, शांति का आग्रह करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार हिंसा भड़क जाती थी इस वजह से, तो शांति का सबसे मेन था, अहिंसा के मार्ग पर चलो। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन
एक साइड कह सकते हैं उसे स्टार्ट कर दिया था, लॉन्च कर दिया था। और एक चीज़ है मेन इसका जो कि दांडी यात्रा किस दिन ख़त्म हुई, यानी वो कब पहुँचे, तो 6 अप्रैल 1930 को पहुँच गए थे दांडी। और फिर क्या किया उन्होंने, वहाँ पे जाकर पानी उबालकर नमक बनाया, जिससे उन्होंने एक कानून तोड़ दिया, एकाधिकार का कानून। अब वहाँ पे उन्होंने किया तो उनके सारे फॉलोअर्स तो करना ही करना था, तो उस वजह से इन्हें जेल भी भेजा गया था। उनका मेन मोटिव ये था कि नमक पर कर हटा दिया जाए, नमक का एकाधिकार ख़त्म कर दिया जाए। और इसी वजह से आज भी भारत सरकार नमक पर कर नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि वो महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है, तो इसलिए आज भी भारत सरकार उसके खिलाफ़ नहीं जाती है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में कभी कभी 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, छोटा क्वेश्चन आता है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसी क्या चीज़ थी, और असहयोग में, असहयोग का मतलब अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार को सहयोग देना बंद कर दो, असहयोग हो गया, तो ये हो गया। अब इसमें क्या करते थे लोग, विदेशी कपड़ा त्यागते थे, हमने पहले पढ़ाई है लास्ट वीडियो में। तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते थे, शराबबंदी करते थे, आदिवासी लोग जंगलों में घुसकर चारागाह का प्रयोग करते थे, क्योंकि आदिवासियों का मेन जंगल था और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जंगल से बाहर कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें करते थे असहयोग आंदोलन में। अब इसमें क्या करते थे, इसमें किसानों ने राजस्व और चौकीदारी बंद कर दी सविनय अवज्ञा में। यहाँ पे असहयोग बंद किया था, यहाँ पे कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा कर दी। अब यहाँ पे वो नहीं था कि विदेशी कपड़ा नहीं खरीदेंगे, यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। तो राजस्व भी बंद कर दिया, चौकीदारी भी बंद कर दिया, और कानून भी कुछ हद तक तोड़ना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये नमक जो था वो भी तो एक कानून ही टूटा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ही नमक कानून से, कह सकते हैं नमक कानून अगर बोलें तो, टूटने से हुई। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कानून तोड़ने पर मेन आधारित था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़ने पर ब्रिटिश ने, क्योंकि उसे तो कुछ करना ही था, तो कांग्रेस के जो नेता थे, जैसे कि कौन कौन से नेता थे, कुछ प्रमुख उस टाइम के जो नेता थे, अब्दुल गफ्फार को, महात्मा गांधी को क्या कर दिया इन्होंने, जेल में। अब जेल में भेजा तो उनके सारे अनुयायी टूट पड़े उन पे और हिंसा चालू हो गई। सरकार ने सत्याग्रहियों पर भी, जो सत्य का आग्रह करते थे यानी कि शांति से करते थे, उन पर भी टूट पड़े, और बच्चों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, बच्चों को भी मारा गया इस चीज़ में, सत्याग्रह के विरोध में। 1 लाख लोगों को जेल भेजा गया लगभग। ये क्लियर भी नहीं है, बिकॉज उस टाइम के जो दस्तावेज हम कह सकते हैं, रिपोर्ट जो होती थी, समाचार पत्र भी कहीं ना कहीं सेंसरशिप में होती थी ब्रिटिश सरकार के अंडर में, तो ये भी क्लियर नहीं हो सकता है। बट हम अपनी बुक का डाटा लेके चलें तो ये कहेंगे ही हमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया, बिकॉज उस पर हिंसा फैलने लगी थी, उनके जो अनुयायी थे वो हिंसा करने लगे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन CDM बंद कर दिया गया बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर। मार्च 1930 में आरंभ हुआ था, क्योंकि कहा था ना 11 मांगे नहीं पूरी होंगी तो करेंगे हम। तो मार्च 1930 में स्टार्ट होके मार्च 1931 में ख़त्म कर दिया गया CDM। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला था। दूसरा भी था सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन कौन, दूसरा कब से था, 1932 टू 1934, 1934 तक ये चला, और फिर इसको भी बंद करना पड़ा। हर बार अहिंसा से, हिंसा के मार्ग पर लोग टूट पड़ते थे, तो इसको भी बंद करना पड़ा। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। कौन कौन थे, तो पहले तो जो मध्यवर्गीय किसान और यही सब लोगों ने साथ दिया। लास्ट जैसे कि असहयोग में दिया था, उसमें भी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। ये भी बंद होने के बाद पहले में जब लोगों ने देखा कि जब नहीं हो पाया, तो सेकंड में कम ही लोगों ने साथ दिया था महात्मा गांधी का, क्योंकि जब उन्होंने पहला देखा कि अनसक्सेसफुल है तो दूसरे में भी कम साथ दिया लोगों ने। अब जो अमीर किसान थे, जैसे कि गुजरात के पटीदार जो थे, यूपी के जो जाट थे, 2 जगहों पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लिया गया। ये मैं बोल रही हूँ, इसे कहीं नोट करते जाओ, और इम्पॉर्टेंट है, बस मैं बोल के बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, वरना थोड़ी नहीं ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये वाणिज्यिक फसल उगाते थे। कौन, किसान वाणिज्यिक फसल उगाते थे। तो इन्हें क्या लगता था कि घटते दाम जो हैं वो ब्रिटिश सरकार की वजह से हैं, तो और व्यापार भी उनका थोड़ा
नुकसान में हो रहा है, तो उन्हें लगता था कि जब स्वराज आ जाएगा तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए बहुत सक्रिय रूप से वो भाग लेते थे। इनके लिए सरकार को राजस्व देना बहुत मुश्किल हो जाता था, अमीर को भी होता था, गरीब को भी, जो भी किसान थे सबको। सीडीएम को बहुत ज़ोर से हिस्सा लिया, बहिष्कार किया चीज़ों का, राजस्व ही नहीं दिया, मतलब पूरी तरह से उन्होंने साथ दिया। उनके लिए जो स्वराज की लड़ाई थी वो उच्च राजस्व के लिए थी, ऐसा नहीं है उनके लिए कहीं भी स्वराज का मतलब लोकतंत्र या किसी से था, नहीं, उनका मतलब सीधे सीधे था राजस्व की कमी। 1931 में जब बंद हो गया तो लोगों को सदमा लग गया, बड़े किसान छोटे किसान सब में सदमा हो गया जब मार्च 1931 में बंद कर दिया गया कि अब क्या होगा, हमारी तो सारी उम्मीद ही छूट गई, ख़त्म हो गई। गरीब किसान क्या, जो अपना खेत, उनका खेत नहीं होता था तो अमीरों से, यानी कि जो जमींदार होते थे उनसे किराए पर खेत लेते थे और उनके तो फ़ायदे हैं, लेकिन जो गरीब किसान है उसका तो पूरा घाटा हो रहा है, क्योंकि उनको माफ़ी नहीं करते थे राजस्व। अगर फसल ख़राब तो जमींदार को भी देना है, सरकार को भी देना है, तो उनकी क्या मांग थी कि माफ़ कर दें। अब कांग्रेस इसमें कम मदद करती थी गरीब तरफ, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें वित्तीय सुविधा भी चाहिए थी जो कि अमीर उपलब्ध कराते, तो कांग्रेस इससे थोड़ा बच के निकलने की कोशिश करती थी। व्यापार वर्ग का क्या, वो क्या चाहते थे, तो उनको केवल व्यापार वर्ग, बिजनेसमैन होते ही केवल उन्हें व्यापार बढ़ाना होता है, तो उनको क्या, औपनिवेशिक जो नीतियाँ थी उनके व्यापार में अवरोध डालती थी। तो उन्हें स्वराज से टोटल मतलब था कि अवरोध हट जाएंगे, विदेशी सामानों का आयात कम होगा, क्योंकि भारत के जो मूल जो यहाँ पे चीज़ें बनती थी वो थोड़ी ज़्यादा हैंडमेड पे होती थी, मशीनरी कम थी उस टाइम पे, तो उन्हें थोड़ा सा व्यापार करने के लिए टक्कर नहीं ले पाते थे वो विदेशी सामानों से, तो उन्हें टक्कर चाहिए ही नहीं थी कि थोड़ा सा आयात कम कर दिया जाए, आयात में अवरोध चाहते थे वो। 1920 में भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1929 में पूरा बनाया गया। दो चीज़ें थी, कौन कौन सी थी ये मैं लिख दे रही हूँ वरना नोट नहीं करोगे शायद। भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस, ये वो वाला कांग्रेस का मतलब नहीं है जो हम कांग्रेस पार्टी समझते हैं, वो नहीं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इससे क्या होता था कि थोड़ा सा जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हर जगह पे कुछ ना कुछ संगठन बनाए जाते, तो ये वही दो संगठन थे। अगर उस टाइम के संगठन में नाम आता है तो लिख सकते हो। मेन जो नेतृत्व करता थे पुरुषोत्तम थे और जीडी बिड़ला, जो बिड़ला आज के टाइम में बिड़ला जिसे हम बोलने लगे वो बिड़ला था रियल में, तो जीडी बिड़ला उस टाइम से है। जीडी बिड़ला ने और पुरुषोत्तम ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया था। ये बना था 1929 में और ये बना था 1920 में सॉरी। सीडीएम को वित्तीय मदद और आयातित वस्तु खरीदना बेचना बंद कर दिया था। सीडीएम को जो मेन वित्तीय मदद थी वो व्यापार वर्ग ही देगा, क्योंकि उसका ही मुनाफा ज़्यादा होता है, किसान नहीं कर पाते थे फाइनेंशियली मदद। व्यापारी हेतु स्वराज का मतलब उनके व्यापार पर औपनिवेशिक अवरोधों का हटना था। 1927 में एक और एमसीक्यू, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था, या सीधे 2-3 के नाम दे देंगे, मद्रास अधिवेशन दे देंगे, लाहौर अधिवेशन, तो सबका डेट और कहाँ मद्रास से तो सीधे पता है मद्रास चेन्नई में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। श्रमिक वर्ग में ने भी किया था। सीडीएम में खास बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया, केवल नागपुर के जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से किसान ने सीडीएम 2 में हिस्सा लिया था। सीडीएम 1 में सबने लिया, बट सदमे की वजह से सबने पीछे हट गए। सब सामानों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। गांधी कार्यक्रम जिसे हम बोल सकते हैं वो उसे अपनाया गया। उनका अपना आंदोलन था कम मजदूरी के लिए और ख़राब कार्य व्यवस्था
बहुत गंदी तरीके से, बहुत गंदी हालत में उनसे काम कराए जाते थे। इसके लिए उनका खुद का आंदोलन था। 1930 में उन्होंने रेलवे प्रदर्शन द्वारा खुद को दिखाया था। उस रैली में, 1930 की रैली में, उन्होंने हज़ारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर बहिष्कार में हिस्सा लिया था। बड़े कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सहारा, उस लेवल पे जो सहारा था वो नहीं मिला था, बट फिर भी एक मोटिवेशन कह सकते हैं मिल गया था। बिकॉज़ आज के टाइम के अकॉर्डिंग उस टाइम औरतें नहीं थी, इसलिए औरतों की भूमिका भी हमें जाननी है। तो सीडीएम में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, भारी संख्या में औरतें घर से बाहर निकल के और प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया था। जबकि उस टाइम की औरतें घर से बाहर निकलना कह सकते हैं थोड़ा सा कम होता था औरतों के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम लेकिन बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था औरतों ने भी। गांधी जी को सुनने के लिए बहुत सारी औरतें घर से बाहर आती थीं और एक तरह से उनकी अनुयायी कह सकते हैं। अगर फॉलोअर्स बोलें तो फॉलोअर्स गांधी जी की महिलाएं भी थीं, घर से बाहर आती थीं, वो प्रदर्शन में भाग लेती थीं। नमक भी बनाया था उन्होंने, कानून भी तोड़ा था, साथ में विदेशी सामानों का उन्होंने भी बहिष्कार किया। तो पूरी तरीके से जितना मैन कर रहे थे उतना ही वुमेन भी साथ दे रही थी। ये मैं सारे पॉइंट्स पूरे नहीं लिख रही हूँ, तो पूरे नमक बनाना और ये सब खुद से लिख लो, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। पुलिस द्वारा जेल में भी भेजी गई थी। उनमें से एक नाम नहीं याद है, सॉरी, बट एक चट्टोपाध्याय थी, तो उन्होंने, वो खुद भी जेल गई थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी नोट किया। अब सीडीएम की सीमाएं देखिए, सीमाएं कौन कौन सी थी। तो उच्च हिंदू जाति के कारण, क्योंकि उच्च हिंदू जाति ज़्यादा अमीर होती थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ज़्यादा इन्हें सपोर्ट करती थी, के कारण दलितों की कम मदद हुई थी। तो दलितों ने सीडीएम में कम भाग लिया थोड़ा सा। दूसरा क्या है, 1920 के दशक में कांग्रेस प्लस हिंदू महासभा एक तरह से गठित हो गई, दोनों साथ में पार्टिसिपेट किया चीज़ों में। तो उससे क्या हुआ, मुस्लिम का हिस्सा अपने आप ही कम हो गया, क्योंकि उस टाइम हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती थी आज के टाइम के अकॉर्डिंग। मुस्लिम नेता केंद्र में आरक्षण की मांग कर रहे थे, उन्हें भी आरक्षण चाहिए था दलितों की तरह, जिसको महात्मा गांधी और सब ने ही खारिज कर दिया। तो खारिज कर दिया इसलिए थोड़ा क्रोध आ गया। अब क्रोध आएगा तो उसकी वजह से भी मुस्लिमों ने थोड़ा सा कम कर दिया अपना हिस्सा सीडीएम में। बड़े किसान जो थे वो जब पहला सीडीएम बंद हो गया, फेल हो गया, तो दूसरे सीडीएम में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, सीडीएम 2 में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने। मजदूरों का हिस्सा कम हो गया। अभी हमने पढ़ा ना कि नागपुर क्षेत्र में मजदूरों ने हिस्सा कम लिया, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा बड़े किसानों के साथ थी, तो कांग्रेस मजदूरों का हिस्सा भी कम हो गया। अब यहाँ से एक बीच में एमसीक्यू बोल देती हूँ। सितंबर 1932 पुणे पैक्ट, अब क्या है कैसे है इसे भी देख लेते हैं। जो अभी तक सारी कहानियाँ समझाई मैंने उसको अलग रख दो, पुणे पैक्ट को अलग रखते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी थोड़ी अलग सी इंटरेस्टिंग की सी उन सबसे हटके कहानी है। सबने डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम सुना होगा, हमारे संविधान के बनने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा था। तो इन्होंने क्या किया, डिप्रेस्ड क्लास जो होती हैं, जो निचली जाति होती है, उसके लिए आरक्षण की मांग की। निचली जाति हेतु, जैसे कि मुस्लिम लीग ने की थी मुस्लिम के लिए आरक्षण की मांग, तो इन्होंने भी निचली जाति के लिए आरक्षण की मांग की। अब उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो इन्हें भी डायरेक्ट तो आरक्षण दिया नहीं जाता, थोड़ी राजनीति भी इसमें होती। और मेन बात इसमें, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि 2 भाग में बट जाता कहीं ना कहीं पूरा भारत, इसलिए महात्मा गांधी और सारे लोग नहीं तैयार थे। तो महात्मा गांधी ने सीधी उंगली ना यूज़ करके टेढ़ी उंगली से अपना काम निकलवाने का सोचा। वो बैठ गए अनशन पे, अनशन किया MG ने, महात्मा गांधी ने अनशन चालू कर दिया। चूँकि गांधी का मानना था आरक्षण से समाज की एकता में कमी आ जाएगी, तो एकता में वो कहीं
भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अनशन और मरण अनशन कह सकते हैं, जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे ना पिएंगे। तो इसकी वजह से अंबेडकर जी को बात माननी पड़ी। अब अंबेडकर को बात माननी पड़ी, इसी को कहा गया पुणे पैक्ट। तो पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। लेकिन आरक्षण मिलेगा, लेकिन वोट जो होंगे जनरल में ही होंगे। अब इनके आरक्षण का मतलब क्या था कि उनकी वोटिंग ही पूरी, जो निचली जाति है उनकी वोटिंग अलग कराई जाए, उनके प्रतिनिधि अलग खड़े हों। तो ये मांग को थोड़ा सा घुमाकर कहा गया कि नॉर्मल जैसे आज के टाइम में इलेक्शन होते हैं, सार्वभौमिक इलेक्शन होंगे, लेकिन आपको कुछ सीटें दे दी जाएंगी कि 1/3 आपकी सीट रहेगी, यानी निचली जाति की सीट रहेगी। तो आई होप समझ में आ गया हो। यहाँ से आता है गांधी जी ने निचली जाति या दलित को क्या बोला है? हरिजन, भगवान की संतान, हरि प्लस जन। ऐसा कारण जिनसे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया होगा आई होप कॉपी में। ऐसा कारण जिनसे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले तो ब्रिटिश जब आए, ब्रिटिश का जब बहुत ज़्यादा बड़ा उन्होंने अपनी मनमानी चलानी स्टार्ट कर दी, तभी उनका विरोध होने लगा था। तो वहाँ से क्या हुआ, एकता का संघर्ष कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया। एकता का संघर्ष स्टार्ट हुआ तो लोगों में, नॉर्मल लोगों में, आम जनता में फैलने लगा राष्ट्रवाद की भावना। इतिहास, क्योंकि हमारे भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला है, छत्रपति शिवाजी और सारे लोग, हर क्षेत्र में कोई ना कोई। तो इतिहास जब देखा लोगों ने कि हमने तो पूरा आज तक इतना संभाल लिया, तो अब क्यों हम पे कोई ब्रिटिश जैसे देश हम पर क्यों राज करने आए, हम खुद को संभाल सकते। तो इतिहास की वजह से देश प्रेम गीत लिखे गए। प्रतीक, जैसे कि भारत माता एक प्रतीक है, लेकिन उससे क्या होता है, भारत में एक बार भारत का कोई भी इंसान हो देखता है तो एक बार कनेक्ट हो जाता है। तो प्रतीक ऐसे ऐसे दिए गए, इन सबसे राष्ट्रवाद की भावना को, राष्ट्रवाद बढ़ा, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बढ़ी। गीत कौन से, क्वेश्चन आ जाता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, और दोनों ही चीज़ें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा डिज़ाइन की गई, इसे डिज़ाइन किया, इसे बनाया गया। ये भी MCQ क्वेश्चन है, फैक्ट भी है ये, केवल 10 तक नहीं याद रखना, बाद में भी याद रख सकते हो। लोक कथा, लोक कथा यानी कि जो छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग तरीके की कथाएं, जैसे कि महात्मा गांधी जब गांव में जाते तो लोक कथा सुनाते उन्हें, उनसे राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती। इतिहास की ताकत बताई जाती, जैसे यहाँ पे मैंने बताया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी कर लोगे अब इजली। सॉरी वीडियो लंबी हो रही है, बट चैप्टर बहुत लंबा था, 2 पार्ट में मैंने इसीलिए कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।